हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन की यूनिट नंबर 1 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 205, जो कि हमारा BCA फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी PYQs इस यूनिट से पूछे गए हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे आपकी यूनिट 1 बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, सिंबल्स का या फिर वेरिएबल्स का, जिसको हम किसके फॉर्मेट में लिखते हैं? रोज और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम रो की बात करें तो अगर आप मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको रो मिलती है और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आपको कॉलम मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं हमारे क्या? नंबर्स। कुछ नंबर से कलेक्शन होता है जो कि अरेंज होता है एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। दीज नंबर नोन एज एलिमेंट। अब जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? या तो एलिमेंट या फिर एंट्रीज बोलते हैं। और हम मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखते हैं? या तो आपको इस तरीके के ब्रैकेट्स मिलेंगे या फिर ऐसे, या आपको दो इधर साइड लाइन बनी हुई मिलेंगी। आपको जो अपने क्वेश्चंस में जनरली मिलने वाली है वो ये वाले मिलने वाले हैं, ऐसे करके इस ब्रैकेट बने हुए होंगे। तो मैट्रिक्स से ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें क्या है? A11 A12, ये कहाँ तक चल रहा है? A1n तक। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपको क्या मिलेगी? रो मिलेगी। तो ये आपकी क्या है? ये एक रो है। इसी तरीके से अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, आप ऊपर से नीचे आएंगे मैट्रिक्स में तो आपको क्या मिलेगा? कॉलम मिलेगा। और ये इस तरीके से हमारा बना हुआ है, तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इससे हमें ये पता चल गया, आप लेफ्ट टू राइट चले तो आपको रो का पता चला, और आप टॉप टू बॉटम चले तो हमें क्या मिल गया? अपना कॉलम मिल गया। अगर हम लास्ट एलिमेंट की बात करें तो लास्ट एलिमेंट क्या है? AMN। इसका मतलब क्या है? इसमें m तो रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जो उसमें रोज प्रेजेंट होती हैं और कॉलम प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? अपना ऑर्डर मिल जाता है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारी कौन सी लाइन होती है? ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं तो आपको रो मिलेगी, और जैसे हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम चलने पे कॉलम मिलता है, तो ये क्या हो गई? हमारी वर्टिकल लाइन। तो अगर आप वर्टिकल लाइन पे चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कॉलम मिलेगा। और जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो हमने ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिया था, इसका ऑर्डर क्या था? M क्रॉस N एंड इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हम इसको क्या बोलेंगे? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नोटेशन की। जैसे हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? हमारा जो मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है वो इस तरीके से लिखा होता है AIJ। मतलब उस एलिमेंट के साथ साथ क्या लिखा होता है? I और J की वैल्यू लिखी हुई होती है। I हमारा क्या बताता है? I हमारा बताता है रो, कि वो किस रो में प्रेजेंट है, और J हमें बताएगा कॉलम, कि वो जो एलिमेंट है वो किस कॉलम में प्रेजेंट है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर लोकेटेड बाय द डबल सबस्क्रिप्ट IJ, वेयर I denotes the row and J denotes the column। हमारे जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो डबल स्क्रिप्ट में लोकेट होते हैं, जैसे कि I और J, मतलब दो चीजें हैं इसमें। I क्या है? हमारी रो, और J क्या है? हमारा कॉलम। इस तरीके से हमारा एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ होता है हमारे मैट्रिक्स के अंदर। AIJ, I की वैल्यू जो है 1 2 3 4 चलेगी, और ऐसे ही J की वैल्यू 1 2 3 4 चलती चली जाएगी। जितने हमारे कॉलम्स होंगे वहाँ पे आके एंड हो जाएगी, और I की वैल्यू जितनी हमारी रोज होंगी वहाँ पे आके एंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मैट्रिक्स के टाइप की, कि हमारी कितने तरीके की मैट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको नाम से ही समझ आ रहा है रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल में हमें क्या क्या होता है। हमारे पास एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, और ये दोनों क्या होती है? इक्वल नहीं होती। तो इसी तरीके से हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स में अभी हमने क्या देखा था? हमारे पास रो और कॉलम, दो चीजें होती हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो।
जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, उसमें m रोज थी और n कॉलम से, तो इसका मतलब क्या है, डेट इज m डज नॉट इक्वल टू n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, तो हमने क्या देखा था, रो के लिए आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा, तो आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फर्स्ट रो कवर हुई। सेकंड रो के लिए आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। हमें कितनी बार लेफ्ट टू राइट जाना पड़ा, 2 टाइम्स। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, कि हमें कितने कॉलम्स मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर गए, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर और थर्ड टाइम यहाँ पर। तो आपको अपनी मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए टॉप टू बॉटम कितनी बार जाना पड़ा, 3 टाइम्स। तो हमारे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा वो 2 क्रॉस 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2 इंटू 3 कर देते हैं 6 आ जाता है, तो ये क्या बताएगा कि इसमें जो है टोटल 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आप अगर ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और हम बात करें अगर 2 इंटू 3 की, तो इसका मतलब क्या है, हमने देखा 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, जो कि 2 डज नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से एग्जाम्पल हो जाएगी। सेकंड हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि स्क्वायर हमें पता है इसमें क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, और क्या होता है, ये दोनों इक्वल होती है, इसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होती है। तो ऐसे ही जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे रो और कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। A matrix in which the number of rows and columns are equal, that is m is equals to n, is called square matrix। अगर हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, रो देखेंगे। रो के लिए क्या करना होता है, हमें मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलना होता है। आप लेफ्ट टू राइट 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हमें अपनी मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम्स लेफ्ट टू राइट जाना पड़ा, 3 टाइम्स। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। तो आपको कितने टाइम्स जाना पड़ा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में हमारी मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो गई। तो 3 क्रॉस 3 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और इसमें 3 क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। तो रो और कॉलम क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। जब हमारे रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। थर्ड हम देखते हैं अपने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल रो प्रेजेंट हो, मतलब एक रो हो और कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, कॉलम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ ये है इसमें हमारा रो मैट्रिक्स में कि एक रो होनी चाहिए, कॉलम हमारे कितने भी हो। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हैं तो वो क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या करना होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रो मिलेगी। हम लेफ्ट टू राइट चले, कितनी बार चलना पड़ा अपने मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए, 1 टाइम। क्रॉस करेंगे, अब टॉप टू बॉटम में हमें क्या मिलती है, कॉलम मिलते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कितने टाइम चलना पड़ा, 4 टाइम। तो ये क्या हो गया, हमारे इसमें कितनी रो प्रेजेंट है, एक रो प्रेजेंट है। कॉलम के लिए कुछ हमारे पास कंडीशन थी ही नहीं, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसमें कॉलम 4 है, हमें मतलब नहीं है कॉलम से, लेकिन हमें अपने रो जब एक दिख गई तो ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हम जनरल लिखना चाहें कि हमारा रो मैट्रिक्स क्या है, 1 इंटू एन। मतलब जो m की वैल्यू है वो तो 1 होनी चाहिए और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर इस ऑर्डर में हमें कोई भी मैट्रिक्स मिलती है तो वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जैसे कि रो मैट्रिक्स है, इसी तरीके से हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। मतलब इसमें हमारा एक कॉलम होना चाहिए और रो के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, रो हमारी कितनी भी हो सकती है। अब मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ हमारा एक सिंगल कॉलम प्रेजेंट हो और एनी नंबर ऑफ रोज, मतलब रो हमारी कितनी भी हो सकती है। मतलब डेट इज क्या लिखा हुआ है, हमने जो जनरल देखा था m क्रॉस n देखा था, m की वैल्यू के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन कॉलम के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि वो 1 होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर हम जनरल देखें अपनी कॉलम मैट्रिक्स के लिए तो क्या है, m क्रॉस 1 की वो मैट्रिक्स, मतलब m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो उसका जो ऑर्डर है इतना होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर हम इसे एग्जांपल की बात करें तो क्या है, आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा रो के लिए। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो
तो आपको कितनी बार चलना पड़ा लेफ्ट राइट अपनी मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए? 4 टाइम। और कॉलम के लिए क्या है? टॉप टू बॉटम जाना पड़ता है। आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कितनी बार जाना पड़ा? 1 टाइम। तो हमने क्या देखा था? जनरल क्या था? m क्रॉस 1 होना चाहिए। तो m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि Aij इज इक्वल टू A11, ये मैट्रिक्स हो सकती है। इसमें क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक रो एक कॉलम। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रो मैट्रिक्स भी और ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी है, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं 2। बस ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है जिसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? बस 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक रो एक कॉलम। ये क्या हो गई? हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या है? सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसमें कोई हमारी कंडीशन नहीं है ऑर्डर की, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए? जो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो वो सब जीरो हो। Any m cross n matrix is called null matrix if each of its element is zero and is denoted by 0 m cross n or simply by 0। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं अपनी नल मैट्रिक्स को? या तो हम ओ लिखेंगे और उसके नीचे m क्रॉस n लिख देंगे, मतलब उसका ऑर्डर लिख देंगे उस मैट्रिक्स का। या सिंपली हम ऑर्डर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ओ लिख देंगे। तो ये दोनों क्या बता रही है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। अब इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स का। रो के लिए क्या देखेंगे हम? लेफ्ट टू राइट 2 टाइम्स जाना पड़ा। कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम 1 2 3 टाइम्स जाना पड़ा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। लेकिन हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? एलिमेंट से मतलब है। क्या इसमें हर एलिमेंट जीरो है? तो आप देख सकते हैं इसमें हर एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या देखा था? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तभी हम बता पाएंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, वो होगी ही नहीं। सबसे पहले उसे क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। A square matrix A is equals to Aij is called diagonal matrix if all the element except principal diagonal are zero। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल हमारे ये वाला डायगोनल होता है, ठीक है, जो हमारा इधर से बनता है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स में 2 तरीके के डायगोनल बनते हैं। जैसे कि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो एक तो इधर साइड से बनेगा और एक हमारा इधर साइड से बनेगा। ये हमारे इधर के एलिमेंट्स को कवर करेगा, ये हमारे इधर के एलिमेंट्स को कवर करेगा। लेकिन जो हम मेन डायगोनल लेते हैं हम इसका यूज करते हैं, इसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे और उसे छोड़ के सब जो है जीरो होंगे। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करा है तो वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब क्या है? सिर्फ उसमें जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी सब जगह क्या हो? जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी सेम कंडीशन है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एनी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू अ स्केलर। इसमें क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में जो हमारा सबसे पहले मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आपको देखना है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल हमें ये वाला होता है। लीडिंग डायगोनल को छोड़ के पहली बात तो सब जीरो होंगे। ये मैंने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है, 3 क्रॉस 3 की। अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं सिर्फ ये होंगे और ये क्या होंगे? ये एक के होगा, मतलब कोई स्केलर होगा। इसकी वैल्यू जो है सेम होगी, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कुछ भी वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, बट वो क्या होगी? ये तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो वो हमारी मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स से आपका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। जैसे कि ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट 3 टाइम्स चलना पड़ा।
टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 3 टाइम्स। तो 3x3 की हमारी मैट्रिक्स हो गई। ये रो और ये कॉलम दोनों क्या है, इक्वल, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और हमारा जो लीडिंग डायगोनल है उसको छोड़ के सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। तो आप इस मैट्रिक्स को देख के क्या बता सकते हैं, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है, कोई सबसे पहले यही है इसमें एनी डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो ऑटोमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी और फिर स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। इसमें जो है हमारे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होंगे और उसे छोड़ के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब 0 होगा। मतलब सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट। अगर उसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो 0 होगा, और अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी आपके पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, या तो हम सिंपली कैपिटल आई लिखेंगे या कैपिटल आई के नीचे हम क्या बना देंगे, एन बना देंगे। ठीक है, अगर हम इसको देखें, हम एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, A11 A12 A21 A22, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमें ये कंडीशन क्या बता रही है, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल है उस वहाँ क्या रखना है, आपको 1 रखना है। अगर हम बात करें आई और जे की वैल्यू कहाँ कहाँ इक्वल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और जहाँ पर हमारी आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या करना है, वहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 यहाँ 0। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं कहूँ ये क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी, हमारा लीडिंग डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उसके अलावा सब 0 है, हाँ 0 है, और जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट है वो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, वो कैसे भी हो सकते हैं, है एलिमेंट प्रेजेंट और सब जगह 0 0, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है I2 मतलब क्या है, एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि अभी हमने देखा था ये सेम यही लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट 2 टॉप टू बॉटम 2 इंटू 2, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें ए आई जे जहाँ पे आएगा वहाँ आपको 1 रखना, सॉरी ए आई जे की वैल्यू क्या करनी है, अगर आई और जे इक्वल आ जाता है तो 1, और आई और अदरवाइज क्या करना है, 0 लिखना है, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट हैज द फॉलोइंग 2 फॉर्म। अगर हमारा लीडिंग डायगोनल है, या तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट हो और नीचे 0 हो, या फिर लीडिंग डायगोनल के नीचे तो एलिमेंट प्रेजेंट हो और ऊपर 0 हो, तो उस ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके 2 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले कंडीशन इसके लिए भी यही है, हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपका जो लीडिंग डायगोनल है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल होता है, यहाँ की पोजीशन खाली, यहाँ की, ठीक है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि ऊपर की साइड ट्रायंगल बनना चाहिए, यहाँ के एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हो और क्या बनाए, मिलके एक ट्रायंगल बना दे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल बना उसके अलावा सब जगह 0, मतलब जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उससे नीचे 0 हो गए और उससे ऊपर हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ऊपर की साइड ट्रायंगल बना तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे।
आपको बहुत अच्छा तरीका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहचानने का। क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी हेल्प से आप क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। अगर वो ट्रायंगल ऊपर की साइड बन जाता है तो वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी, और अगर हमारा वो ट्रायंगल नीचे से बन जाता है, नीचे के एलिमेंट्स को लेके बनता है, तो वो क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर का क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। लीडिंग डायगोनल जो है उसके अगर ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं और नीचे हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। जैसे कि अगर इन एलिमेंट से मिलके हम बनाए एक ट्रायंगल बनना है, कहाँ बनना है, नीचे की साइड बनना है, तो वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। जो हमारी रो हैं उनको कॉलम बना देना, और जो हमारे कॉलम है उनको क्या बना देना, रो बना देना। अब इनको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, या तो ए के ऊपर हम ऐसे करके एक डैश बना देते हैं, या फिर ए के ऊपर टी बना देते हैं। The matrix is obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix is called transpose of A and is denoted by A के ऊपर या तो ये बना देना है या फिर A की पावर T लिख देना है। तो ट्रांसपोज क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 2 3 1 2 5 1। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके ऑर्डर की। आप इसका ऑर्डर बताएंगे, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट। कितने टाइम चलना पड़ा, 3 टाइम्स। और टॉप टू बॉटम 1 and 2, तो 2 टाइम्स चलना पड़ा। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। अब मैंने इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया ए, मुझे क्या करना है, एक का जो है ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने या तो इसके ऊपर टी बना दिया या फिर ए डैश, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो क्या मैंने क्या देखा था, मुझे रो को कॉलम बनाना है। ये पहली रो, इसको उठा के कॉलम बना देना। कॉलम के लिए क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलना होता है, तो टॉप टू बॉटम चले। ऐसे ही हमने सेकंड रो उठाई, सेकंड रो के लिए क्या करना होगा, टॉप टू बॉटम चलना होगा, 1 2। थर्ड रो उठाई, थर्ड रो के लिए क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे, 5 1। बस हमारी रो खत्म, हमने कर दिया इसे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें क्या मिल गई, हमें अपनी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया। अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्डर की, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे 1, लेफ्ट टू राइट चलेंगे 2 टाइम चलना पड़ा। कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम 3 टाइम चलना पड़ा। तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 3 क्रॉस 2 था, और ए के जो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। जो रो थी वो कॉलम बन गई, जो यहाँ पे कॉलम थी वो यहाँ रो बन गई। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को। ये हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी तरीके से सेम ही एग्जाम्पल है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारी सेम कंडीशन होती है, क्या होना चाहिए, हमारी सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसमें क्या है, ए आई जे जो है ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो हमारा ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब अगर मैं यहाँ A12 लेती हूँ तो वो इक्वल होना चाहिए A21 के। ठीक है, इसमें हमारी ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कि ये जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली, 3x3 की। इसमें मुझे पता है 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो अगर मैं 3 × 3 करूँ तो क्या होगा, 9। मतलब इसमें टोटल 9 एलिमेंट होने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट इसमें टोटल हो जाएंगे। और मैंने क्या कंडीशन देखी थी कि ए आई जे अगर इक्वल हो जाए ए जे आई के, तो यहाँ पे क्या होता है, A11 जो हमारे एलिमेंट की पोजीशन होती है वो A11 होती है। यहाँ पे A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन हो जाती है कि इस पोजीशन पे ये एलिमेंट आएगा। तो अब मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करती हूँ जो कि क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये भी मैंने 3x3 की ही बनाई। तो इसमें 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, ये कंडीशन थी ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के। यहाँ पे ए आई जे, आई और जे की वैल्यू सेम है, तो मुझे आई और जे की सेम वैल्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन थी, तो मैं इसे छोड़ दूंगी पहले वाले को। इस A12 में क्या था कि अगर मैं A12 लेती हूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसे लेट कर लेती हूँ कि ये मेरा 1 है, तो अगर मेरा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमिलर तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी, A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के, जिसको मैंने लेट कर लिया 3। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। नेक्स्ट है मेरा ये हमारा हो गया A22, जब हमारा आई और जे इक्वल हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं गिवन। नेक्स्ट आते हैं हम A23 पे। अगर A23 और A32 इक्वल हो जाए तो जब हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको मैंने लेट कर लिया, ये क्या आया 4। तो अगर यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो अब जो मेरे यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचे वो कहाँ कहाँ बचे, A11, A22, A33, मतलब जहाँ पे मेरा आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आई और जे की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने क्या रख ली 2, 5, 7, ये मैंने क्या रख ली आई और जे की, यहाँ पे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यू रख दी। तो मैंने क्या देखा, ये मेरा एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ये यहाँ की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, यहाँ की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो मेरी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और मैंने इसका ऑर्डर देखा 3x3 था। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो ट्रांसपोज में हमारा क्या होता है, हम रो को कॉलम बना लेते हैं। पहली वाली रो उठाई, हमने कॉलम बनाए, कॉलम में क्या करते हैं हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो 2, 1, 3। सिमिलर तरीके से सेकेंड रो उठाई, 1, 5, 4। सिमिलर तरीके से थर्ड रो उठाई, 3, 4, 7। ये मैंने इसे क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अगर मैं इसे जो मेरी गिवन मैट्रिक्स थी उससे कंपेयर करूँ तो उसमें क्या, पहले रो में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 2, 1, 3, इसमें क्या है 2, 1, 3। सिमिलर तरीके से R2 में क्या थे 1, 5, 4, इसमें 1, 5, 4। थर्ड रो में क्या थे 5, 4, 7, सॉरी 3, 4, 7, 3, 4, 7, दोनों इक्वल हैं। तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी होता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है और हमने उसका ट्रांसपोज किया और वो उसी गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपने दो कंडीशन देखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सबसे पहले थी ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई के, और दूसरा क्या है, अगर मैं ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो क्या हो जाए, उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए। तो ये दो कंडीशन किसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हो जाती है। तो जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ भी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स आई कॉमा जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे कॉमा ith एलिमेंट, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ये हमारा एग्जाम्पल भी गिवन है, जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें ये वाला एलिमेंट A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है। और डायगोनल एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन देखी थी, ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के। जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है वो हमारी क्या कंडीशन होती है, ए आई जे इक्वल होना चाहिए माइनस ए जे आई के, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब 0 होने चाहिए, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई एंड लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। मतलब एक तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए आई जे जो एलिमेंट है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड हमारी क्या कंडीशन है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारे एलिमेंट, ये हमारी एक सिंपल मैट्रिक्स है जिसके हमने क्या दिखाए हैं, एलिमेंट्स दिखाए हैं, एलिमेंट्स का क्या क्या नंबर प्रेजेंट होते हैं, A11 पोजीशन, इसकी पोजीशन को दिखाया अपने एलिमेंट्स की। यहाँ पे भी हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करेंगे। हमने क्या सबसे पहली कंडीशन देखी थी कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0। तो हमारे डायगोनल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डायगोनल एलिमेंट्स को सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, 0
कर लिया। हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या थी, डायगोनल एलिमेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होने चाहिए, हमने कर लिया। इसमें क्या हमने कंडीशन पढ़ी, ए आई जे जो है इक्वल होना चाहिए माइनस ए जे आई के, मतलब इन दोनों में एक माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है A12, तो A12 इक्वल होना चाहिए माइनस A21 के, पहली बात। तो अगर मैंने यहाँ 1 लिया तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, -1। इसी तरीके से A13 इक्वल होना चाहिए माइनस A31 के। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। और इसी तरीके से A23 इक्वल होना चाहिए माइनस A32 के। अगर मैंने इसकी वैल्यू को जो है -4 ले लिया है तो यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, 4 मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, इनमें एक माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना दी जिसमें जो है ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करके देखा था तो मुझे पता चला उनका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आया उसी गिवन मैट्रिक्स के। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या होता है, करके देख लेते हैं। तो हमारी 3x3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। फर्स्ट रो को क्या बनाना है, हमें कॉलम बनाना है। रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। तो जैसे ये रो 1 है, ये R1 है, तो इसको मुझे क्या बनाना है, कॉलम 1 बनाना है। तो कॉलम के लिए क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो 0 1 5। इसी तरीके से R2 क्या है, ये, इसको हमें क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, तो -1 0 -4। ये हमारा कॉलम रो, इसको कॉलम बनाना है, -5 4 0। तो ये हमारे क्या होगा, एक ट्रांसपोज हो गया। अगर मैं इस ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मैंने अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या मिला मुझे, 0 1 5 -1। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका साइन चेंज कर देना होगा। तो -1 0 -4 -5 4 0। ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये ए ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिया। अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो क्या ये सेम नहीं है, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ गई। तो हमने क्या देखा, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी ए गिवन मैट्रिक्स थी, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आया, इसके माइनस साइन के इक्वल आया। जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके ट्रांसपोज में से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। तो a इज इक्वल्स टू -a⁻t। ये हमारा क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो स्क्यू सिमेट्रिक में भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो आप क्या बताएंगे, वो हमारी एक नल मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एक नल मैट्रिक्स लूँ, मैं 3x3 की एक नल मैट्रिक्स लेती हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो मैंने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं सिमेट्रिक की बात करूंगी। सिमेट्रिक में मैंने कंडीशन पढ़ी थी ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, उसमें डायगोनल के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल हैं। हाँ, हमने डायगोनल एलिमेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं पढ़ी, तो इसने सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल कर दी। अगर मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक की, तो मैंने क्या कंडीशन पढ़ी, ए आई जे अगर इक्वल होगा -a⁻j⁻i के, तो मेरी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन उससे पहले क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। यहाँ क्या डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, हाँ। और अगर मैं 0 में से 0 है, अगर इसमें से -0 लिख देती हूँ तो मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो हमारी क्या हो गई, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गई। तो हमारी नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है, क्योंकि 0 पे जो है माइनस साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है, ठीक है, ये हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उनको किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला हमारा एडिशन। एडिशन क्या है, दो हमारे पास मैट्रिक्स होंगी, हमें उनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दोनों मैट्रिक्स से उनको ऐड कर देंगे। एनी टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर।
मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो दोनों गिवन मैट्रिक्स हैं उनका जो है ऑर्डर वो इक्वल होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर इक्वल है तभी हम क्या कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें गिवन है ए मैट्रिक्स क्या ली हुई है हमने 2 5 3 और 1, और बी मैट्रिक्स क्या ली हुई है हमने 5 -4 2 और 0। ठीक है, ये तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनका a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि मेरे पास कंडीशन थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं सबसे पहले इनका ऑर्डर देखती हूँ। ऑर्डर के लिए रो इंटू कॉलम करना पड़ता है, रो के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रो के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो कितनी बार जाना पड़ा, 2 टाइम्स क्रॉस। अब बात करेंगे कॉलम की, कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम, तो 2 टाइम्स। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। सिमिलर तरीके से अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं तो रो के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट 2, फिर क्रॉस करके कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम इंटू 2। तो 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 की ही हमें बी मैट्रिक्स गिवन है। तो दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनका एडिशन कर सकती हूँ, मतलब इनका एडिशन करना पॉसिबल है। तो क्या करना होता है, इस एलिमेंट की अगर मैं पोजीशन आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये क्या है, A12, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। ये A11 और ये A12। ठीक है, अब मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड कर देंगे, जैसे हम सिंपली करते हैं। तो A11 को ऐड करेंगे A11 में, 2 में ऐड करेंगे 5, 2 + 5 7। सिमिलर तरीके से A12 में A12 को ऐड कर देंगे, 4 + -5 + -4, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से ये क्या है हमारा, A21 को A21 में ऐड करेंगे, 3 + 2 5। इसी तरीके से A22 को A22 में ऐड करेंगे, तो 1 + 0 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, जब हमने दोनों मैट्रिक्स से ऐड किया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब a प्लस बी को जब हमने ऐड किया तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, और जो ये हमें नई मैट्रिक्स मिली है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, a प्लस बी को ऐड कर दिया। सिंपली हमें मतलब ऐसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते हैं, बस हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। इसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन में भी हमें कंडीशन क्या है कि हमारे मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। एनी 2 मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यही मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मुझे इनका a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो A11 में से A11 को माइनस कर दूंगी, 2 में से माइनस करूंगी 5 को तो -3 आ जाएगा, 5 में से माइनस करूंगी -4 को तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 में से माइनस करूंगी 2 को 1 आ जाएगा, 1 में से माइनस करूंगी 0 को तो 1 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, मतलब इस मैट्रिक्स का भी मुझे ऑर्डर क्या मिला, 2 क्रॉस 2। तो ये हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया। तो जो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है या ऐड कर देना है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है और मैंने क्या किया, पहली वाली मैट्रिक्स में दूसरी वाली मैट्रिक्स को ऐड किया, या फिर मैंने क्या किया, पहले जो है दूसरी वाली मैट्रिक्स रख ली और सेकंड टाइम में जो है पहली वाली मैट्रिक्स रख ली और उन दोनों को ऐड किया, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जैसे कि मैंने इसमें क्या किया था, a प्लस बी किया था, अगर मैं b प्लस a कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, b में a को ऐड करना है तो 2 में ऐड करूंगी, 5 में ऐड करूंगी 2 को, 5 + 2 7, -4 में ऐड करूंगी 5 1, 2 में ऐड करूंगी 3 5 और 0 में ऐड करूंगी 1 1। तो ये क्या आ गया, इक्वल आ गया, a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल आ गए। तो यही हमें लॉ कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है हमारा एडिशन, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी देख लिया कि किस तरीके से इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है तो मैंने क्या किया, a प्लस बी किया, एक नई मैट्रिक्स बनाई और फिर उसमें ऐड किए हमने c।
जो हमारी सी मैट्रिक्स गिवन थी उसको ऐड किया, या फिर मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, बी प्लस सी जो मैट्रिक्स थी, बी और सी जो मैट्रिक्स थी उन दोनों का ऐड किया, नई मैट्रिक्स बनाई और फिर ए मैट्रिक्स में उसको ऐड किया, तो दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है और एडिशन इस लॉ को ओबे करता है। थर्ड है मेरा कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या है, अगर मुझे गिवन है ए प्लस बी जो है वो इक्वल आ रहा है ए प्लस सी के, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ए तो इन दोनों में कॉमन है, तो जो है बी इक्वल होगा सी के, जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो और सी मैट्रिक्स है वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हमारा क्या करता है, कैंसिलेशन लॉ को भी ओबे करता है। फोर्थ है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये इनवर्स लॉ एलिमेंट को भी क्या करता है, ओबे करता है। कैसे, अगर मैं ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, उसमें मैंने ऐड किया माइनस ए, मतलब उस मैट्रिक्स में माइनस ही मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड किया, ठीक है, या फिर माइनस ए प्लस ए किया, तो मुझे जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी कुछ एडिशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है सबसे पहले हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, आपको कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स आपको दे दी और आपसे क्या, ये अगर मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है तो आपसे मैंने पूछ लिया 5A बताओ, तो आपको क्या करना है, सिंपली 4 एलिमेंट है, 2x2 की मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपनी जो है 5A मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर। ए कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको और के एक स्केलर गिवन है, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है के इंटू ए, तो वो क्या होगा, के जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए मैट्रिक्स में। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, क्या है ए मैट्रिक्स, 2 5 7 2, और एक स्केलर गिवन है के जिसकी वैल्यू है 3, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको 3A फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 3 ऐसे लिखना है बाहर और फिर मैट्रिक्स लिख देनी है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या करना है, हर एलिमेंट के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो आपको क्या मिल गया, 3A मिल गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करनी किसी स्केलर से, तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको गिवन था, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कैसा है कि आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगे और आपको उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज ओनली पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। हम अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, और आपको उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब A इंटू B आपको बताना है, तो इसके लिए कंडीशन है कि जो हमारी A मैट्रिक्स है, जैसे कि आपकी एक मैट्रिक्स A है, उसका मैंने ऑर्डर मान लिया m इंटू n है, मतलब m रोज हैं n कॉलम्स हैं, और एक B मैट्रिक्स गिवन है, उसका जो ऑर्डर है वो P क्रॉस Q है, ठीक है। तो इसमें P रो हो गई और Q कॉलम हो गई। तो अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है तो एक कंडीशन है, इसके जो कॉलम है मतलब कि n, वो इक्वल होना चाहिए इसकी रो के। तो n की वैल्यू अगर p के इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और जो ये मेरी a इंटू बी, ये जो मेरी ए बी मैट्रिक्स आएगी, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो ये जो हमारा बचा ना, ये इसका ऑर्डर आएगा। तो m क्रॉस q जो है हमारी नई मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर आने वाला है। तो आपको ये समझ आ गया। तो हमारे क्या कंडीशन है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे ए के वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बी जो हमारी मैट्रिक्स है उसके रोज और ए मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1 0 2, और ये मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स गिवन है,
बी मैट्रिक्स 3x3 की है, तो इसमें क्या है 2 1 0 1 0 3 2 1 2। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कंडीशन कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर होती है तो मैं कर दूंगी, अगर नहीं होती तो मैं क्या कह दूंगी, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो रो देखेंगे सबसे पहले 1 2, तो 2 रो हो गई। कॉलम की बात करें तो 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए। ये हमें दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3x3 हो गया। तो 2x3 और 3x3, ये दो मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर मिल गया। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। क्या कंडीशन थी, इसके जो हमारे कॉलम है और इसकी रो है इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मुझे इसका ऑर्डर भी पता है, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आएगा 2x3। ठीक है, तो मैं किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, सबसे पहले मुझे ये देखना है। मुझे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है अपनी मैट्रिक्स को, 1 2 3 1 0 2 2 1 0 1 0 3 और 2 1 2। ठीक है, आपने इस तरीके से क्या किया, अपनी दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी रो, इसकी रो उठानी है और इसकी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो सबसे पहले मैंने इस रो को उठाया, C1 के साथ मल्टीप्लाई करी, तो 1 इंटू 2 प्लस का साइन लगाना है बीच में, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, हो गया पहला। फिर दूसरे पे चलते हैं, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब किसके साथ, सेकंड वाले कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अब क्या रह गया हमारा, थर्ड वाला कॉलम रह गया। तो R1 की मल्टीप्लाई करेंगे अब थर्ड वाले कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब हमारा R1 का जो है खत्म हो गया कि R1 की मैंने C1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, C2 के साथ भी और C3 के साथ भी। अब मैं लेती हूँ R2 को, इसी तरीके से मुझे R2 को लेना है और R2 की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले मैंने R2 की C1 के साथ मल्टीप्लाई करी, मतलब कॉलम 1 के, तो 1 इंटू 2 प्लस का साइन लगाना है बीच में, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, अब सेकंड रो लेते हैं, C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कॉलम 2 के, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, बीच में प्लस का साइन, प्लस लगा दिया। फिर क्या है, 2 इंटू 1, ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है रो सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम थर्ड में, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब ये क्या आएगा मेरे पास, A इंटू बी मैट्रिक्स आने वाला है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ, 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 6 7 8 9 10 आ गया। यहाँ पे चलते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 3 और 1 4। इसी तरीके से 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 6 1 6 प्लस 6 12। इसी तरीके से 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4 4 5 6। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 1 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 2 इंटू 2 4 4। तो ये क्या आ गया मेरा, A इंटू बी आ गया। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करती हूँ, ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ता है, रो इंटू कॉलम। रो के लिए लेफ्ट टू राइट कितने टाइम चलना पड़ा, 2 टाइम्स क्रॉस। कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम कितने टाइम चलना पड़ा, 3 टाइम। तो इस जो मैट्रिक्स, ये जो मुझे मैट्रिक्स गिवन थी, इसका क्या मतलब, जो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाला, ए इंटू बी मैंने करा, उसका क्या आया ऑर्डर,
2 इंटू 3 आया। और जो मैंने पहले एज्यूम देखा था कि मतलब अगर कंडीशन के थ्रू देखा था तो क्या आया था 2 क्रॉस 3 सेम आया। इस तरीके से आपको पता चल गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 2 2 क्रॉस टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करती हूँ तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट 3 क्रॉस टॉप टू बॉटम 1 2 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या हो गया बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2। 3 और 3 ये इसके कॉलम और इसके रो इक्वल हो गए, तो ठीक है फिर मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और जो मेरा ए इंटू बी के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, जब मैं इन दोनों के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो मेरे पास नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आपसे, जैसे आपको ए इंटू बी करना होगा तो पहले आप ए मैट्रिक्स को लिख लें, देन आप बी मैट्रिक्स को लिख लें। लिख लिया, आपको पहली रो को उठाना है और उसकी मल्टीप्लाई हर कॉलम के साथ करनी है। पहले C1 कॉलम के साथ, देन C2 कॉलम के साथ। आपने C1 कॉलम के साथ करी R1 रो की मल्टीप्लाई, तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, पहला एलिमेंट मिल गया आपको। सेकंड क्या है, R1 को ही उठाना है, फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इसी कॉलम 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32, ये सेकंड एलिमेंट मुझे मिल गया। अब मैं चलती हूँ अपनी सेकंड रो के पास। सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले मुझे क्या करनी है कॉलम 1 के साथ, तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31, मुझे थर्ड एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या करना है R2 की मल्टीप्लाई करनी है C2 के साथ, तो A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32, ये मुझे फोर्थ एलिमेंट मिल गया। और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 की, ये मुझे मैट्रिक्स मिल गई है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। एक रो को उठाना है, उसकी मल्टीप्लाई पहले एक कॉलम के साथ करनी है, देन दूसरे कॉलम के साथ, और ऐसे ही कर करके हर कॉलम के साथ आपको उस रो की मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप उस रो की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आपका उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आप जाएंगे दूसरी रो के पास। सिमिलर तरीके से आप ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे R2 को उठाएंगे C1 के साथ, देन फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ, जितने भी आपके कॉलम गिवन है आप सबके साथ एक एक बार उसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा अपनी नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने 1 2 3 लिया और 1 0 2 लिया, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स मैंने ली 2 1 2 1 0 3, मैंने ये दोनों मैट्रिक्स ले ली। मैं इसके सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात करती हूँ। जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसका क्या ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट 2 क्रॉस टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट, कितने टाइम चलना पड़ा 2 क्रॉस, कॉलम के लिए क्या करेंगे टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम 3। ठीक है, मैंने दोनों का ऑर्डर निकाल लिया। अब मैंने क्या कंडीशन देखी थी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम अगर इक्वल हो जाए B1 की रो के तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन 3 डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप इतना दिखा के क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, आपको ये कंडीशन भी पता चल गई कि जिसमें जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारा क्या होता है, अगर आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है और आपने A इंटू बी किया, एक नई मैट्रिक्स फॉर्म की, फिर उसकी मल्टीप्लाई करी C में, वो इक्वल होगी। अगर आपने B इंटू सी किया, उससे एक नई मैट्रिक्स बनाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई करी A मैट्रिक्स के साथ,
तो ये लॉ को ओबे करेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारा क्या है, अगर कोई आपको ए मैट्रिक्स है और वो बी प्लस सी के जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो आप अगर ऐसे करेंगे कि पहले आपने बी प्लस सी किया, एक नई मैट्रिक्स बनी, उसकी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी, या फिर आपने क्या किया, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी प्लस ए सी कर दिया, ए इंटू बी किया, फिर ए इंटू सी निकाला, आपने दोनों मैट्रिक्स निकाला और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आने वाले हैं। तो ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें उससे मिलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट उसका नहीं कर सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर फाउंड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो कि हमें किससे मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलता है। अगर हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि ये है हमारा ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 2x2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो मुझे इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, और ये जो है ये आपने देख लिया है किसका है, हमारा मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट। तो मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगी, जो आमने सामने एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करूंगी, ए डी माइनस का साइन लगाऊंगी बी सी, तो ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए इज इक्वल्स टू 4 2 3 5। आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, 2x2। ये हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हमें इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, हमने क्या देखा था, जो आमने सामने एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 4 इंटू 5, बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाया। 3 इंटू 2, 5 4 ज़ा 20, माइनस 3 इंटू 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ गया 14। तो ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 14 आ गया। ये एक नंबर आया, हमने 2x2 की हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी, हमने उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स मिलती है तो आपको किस तरीके से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3x3। अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स गिवन होती है तो हमें उसका किस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। ये हमारी ए मैट्रिक्स 3x3 की है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं साइन, किस तरीके से हमें साइन लेने होते हैं। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, और जो हमारे तो सेम साइन है वो आपस में नहीं आएंगे, मतलब आसपास वो नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं कहीं भी 2 सेम साइन आसपास नहीं आ रहे। तो इस तरीके से हमें साइन लेने होते हैं। आप किसी भी रो के अलॉन्ग, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। तो हमने क्या करना है, हम जो है जो हमें इजी पड़ेगा वो हम लेते हैं R1, जो हमारी रो 1 है उसके अलॉन्ग हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस में ए लिया, ए के अलॉन्ग जो हमारी रो है, जो कॉलम है उसको डिलीट कर दिया, तो ये दोनों चले गए। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, इनसे हमने एक डिटरमिनेंट बनाया। तो क्या बना, EFHI, ये हमने डिटरमिनेंट बनाया। फिर बी के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस बी, ये वाली कॉलम हटाए, ये वाली रो हटाई, तो क्या बचा, DFGI, इससे हमने एक डिटरमिनेंट बनाया। फिर प्लस सी, और ये हटाया DEGH, इनसे एक डिटरमिनेंट बना लिया। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन थी इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। आपने 2x2 की मैट्रिक्स का भी देखा था, ए लिखा, इसमें क्या करना था, जो आमने सामने एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी थी। EI, माइनस का साइन लगा के F और H, माइनस बी, इसमें क्या करना है, DI माइनस GF, प्लस C है, इसमें क्या करना है, DH माइनस EG। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, अपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आपको ये एग्जांपल गिवन है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है।
ये हमें पता है 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले साइन लेने हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ले लिया। इसके अलावा क्या करना है, हमने रो और कॉलम को छोड़ देना है, जो बचे उससे एक डिटर्मिनेंट बना लेना है 5 6 8 9, ठीक है। इस अब लेते हैं 2, 2 कैसा है माइनस में, माइनस के 2, इसके अलावा रो कॉलम छोड़ दी 4 6 7 9, इससे एक डिटर्मिनेंट बना लिया। फिर हमारे पास आएगा प्लस का 3, इसको छोड़ा इसको छोड़ा 4 5 7 8, इससे एक डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 है, 2x2 का हमने देखा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6 माइनस 2, 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 3 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इन नोट्स में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखा भी रखा है इसको, और जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके खुद देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है हमारा, हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से। ये चीज़ें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कर सकते हैं। और हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, इनवर्स को फाइंड करने में, रैंक को, या हमें कोई इक्वेशंस दी हुई हो उनको सॉल्व करने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंजिंग एनी 2 रो और कॉलम। आप किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी 2 रो और कॉलम, किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप अपनी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम को, या फिर उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसका कहाँ यूज करेंगे, अपने इनवर्स को फाइंड आउट करने में, रैंक को फाइंड आउट करने में, और सॉल्व करने में अपनी इक्वेशंस को। अब हम बात करते हैं, हमें जो मेन यूज करना है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, वो करना है इनवर्स को फाइंड आउट करने में। तो इनवर्स जो होता है हमारा मैट्रिक्स है, वो किस तरीके से फाइंड होता है। तो उसके लिए क्या है, या तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। इन दोनों में से आपको एक लगाना है। किसी एक सिंगल क्वेश्चन में आप दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नोट बना के मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में, बोथ ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाई इन द सेम क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन में आप दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया, तो आपको उसको एंड भी रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही करना है। आप कहीं पे भी उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया है, तो आपको एंड भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ही करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्किंग रूल, कि अगर मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो उसके लिए क्या वर्किंग रूल होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होगी कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स, अगर आपको जैसे आपने लेट किया कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो ए मैट्रिक्स है, तो आप लिखेंगे आई ए इज इक्वल्स टू आई ए। इस यहाँ पे आई ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, और आई की वैल्यू रखेंगे, ये ए को ऐसे ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे ए साइड। ये जो हमारी एलएचएस है, जहाँ पे हमने ए की वैल्यू को रख दिया है, यहाँ पे आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, और जो जो रो ऑपरेशन आप लगाते रहेंगे वो आप यहाँ पे भी लगाएंगे, इस वाली में, मतलब ये जो आई है इसमें लगा देंगे। और ये हमें क्या बनानी है, इस मैट्रिक्स को, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है, आपको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें ऑपरेशंस लगाएंगे, जो जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो आपको इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाने हैं, जो आपकी आई मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर देंगे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आई जो है ए इनवर्स में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो आप ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा था आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में।
और ये जो मैट्रिक्स थी ये आपको नहीं पता, मतलब आपने जो ऑपरेशन लगाई ये उससे हो गई, और यहाँ पे ए था। अगर आप इसे दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स बनी आपको क्या मिल जाएगी, ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है। अब अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जैसे कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखना है। आपको इस ए को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उस मतलब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो जो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए वो आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करने हैं, और इसके साथ कुछ भी नहीं करना, आपको इसे ऐसे ही ए लिखा रहने देना है। तो क्या करना है आपको, अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड सेम ऑपरेशन ऑन आई आर राइट हैंड साइड, एंड कन्वर्ट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, एंड आई इन ए इनवर्स। तो जो हमें क्या मिलेगा, आप इसको ए इज इक्वल्स टू आई ए था, आपने इसको आई में कन्वर्ट कर दिया, या आपने जो जो ऑपरेशन लगाया वो मैट्रिक्स बन गई ये ए, तो ये दूसरी साइड आएगी ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा अपनी मैट्रिक्स का। अगर मैं बात करूं कि आपको कॉलम ऑपरेशन मतलब किस तरीके से लगाने हैं, या रो ऑपरेशन, अगर जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3, आप इसमें क्या लगाएंगे, आप इसमें रो ऑपरेशन लगाने हैं आपको। तो आप रो ऑपरेशन इसमें किस तरीके से लगाएंगे, इसे मुझे जो है क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या क्या है, मुझे ये पता है कि इसे मुझे जीरो बनाना है, इसे मुझे जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, R2 में चेंज करूंगी, 2R2 माइनस 5R1। ठीक है, मैंने किया 2R2 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 10, और यहाँ 6 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करी 5 की, 10 और यहाँ हो गया 5, माइनस करना है। तो मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो मुझे मिला 2 1, इसमें किया 0 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, मुझे रो ऑपरेशन को यूज करना है, तो मैं इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, R1 में चेंज करूंगी, R1 माइनस R2। तो ये क्या हो गया 2, पहले इसे ऐसे ही लिख लो, जो सेकंड रो है जिसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करनी, इसमें से इसे माइनस करना है, तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, 1 में से 1 गया 0। अब मैं क्या करूंगी, R1 में जो है R1 को डिवाइड कर दूंगी 2 से। जब मैं R1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 1। तो ये मैट्रिक्स मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके से आपको मैट्रिक्स गिवन होंगे, आपको उन्हें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसमें क्या लगाया, इसमें मैंने सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी सेम मैट्रिक्स में मैं क्या करती हूँ, कॉलम ऑपरेशन लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास 2 1 5 3 यही मैट्रिक्स थी। अब मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे इसे जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगी, तो मुझे C2 में चेंज करना है, तो 2C2 में से अगर मैं माइनस करूंगी C1 तो मुझे पता है 0 मिलेगा। 2C2 करती हूँ, C2 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी, 1 इंटू 2 2, और इसमें 2 की करूंगी तो 6, और यहाँ पे क्या है 2 5। मुझे क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो पहली कॉलम मैंने ऐसे ही लिख लिया 2 5, 2 में से 2 गया 0, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए मैं कॉलम 2 की हेल्प लूंगी। कॉलम 2 की हेल्प कैसे करूंगी, कॉलम 1 में क्या करूंगी, कॉलम 1 में से माइनस कर दूंगी 5 टाइम्स कॉलम 2 को, तो मुझे अपनी जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो जो है इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि कॉलम 2 में मैंने कुछ चेंज नहीं करना। तो कॉलम 1 में क्या करना है, कॉलम 1 को ऐसे ही लिखना है, ये आपका रफ वर्क है। 2 5 लिखा, और इसमें क्या करनी है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम 2 में, तो 0 इंटू 5 0, और यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस माइनस, तो 2 में से 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी है, यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ 1 बनाना है,
तो C1 में क्या करूंगी, C1 को डिवाइड कर दूंगी 2 से। जब मैं C1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 0 0 1। ये मेरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। कैसे, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके। बस इसमें मैंने क्या किया, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो आपको समझ आ गया होगा किसी गिवन मैट्रिक्स में आपको रो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, कॉलम ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू रिड्यूस मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा भी था, तो आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है। अब डायगोनल एलिमेंट को आप 1 जो है कब बनाएंगे, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है, तो आप पहले या तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बना लो या फिर डायगोनल एलिमेंट को 1 बना लो। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको डायगोनल एलिमेंट को पहले ही 1 बनाना है या बाद में ही 1 बनाना है। आप पहले, जैसे आपका मर्जी हो, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने पहला एलिमेंट उठाया, इसकी हेल्प से नीचे के दोनों को 0 बनाया। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे हमने किए। सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले एलिमेंट से उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 बना लेने हैं। फिर आप जाएंगे दूसरी कॉलम के पास, दूसरी कॉलम में, लेकिन हमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रो ऑपरेशन। तो आप बीच वाला लेंगे, A22 लेंगे, मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट का यूज करना है। डायगोनल एलिमेंट का यूज करके इस वाले को, इससे ऊपर वाले को, इससे नीचे वाले को, दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, आपने बना लिया। फिर आप आएंगे कॉलम थर्ड में। कॉलम थर्ड में जो है, थर्ड वाला जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, उसका यूज करके आप ऊपर के दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने थे आपने किए, और आपने इसको बना लिया, यहाँ सब जगह 0 बना लिया। आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे होगा उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, अपनी जो मैट्रिक्स है वो क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना पहले इनको 0 बनाएं, बाद में अपने डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान देना कि डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। पहले आप इन सबको 0 बना ले, फिर उस नंबर से डिवाइड कर दे जो नंबर आपका रह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कॉलम ऑपरेशन किस तरीके से, पहला एलिमेंट उठाओ डायगोनल एलिमेंट, उसके हेल्प से जो इसके साइड वाले एलिमेंट है इनको 0 बनाना है। हमने रो ऑपरेशन में क्या किया था, नीचे जो थे ना उनको 0 बनाया था, इस बार साइड वाले को 0 बनाना है। इसी तरीके से इस वाले का डायगोनल एलिमेंट का यूज करके इसके साइड वाले को 0 बनाना है। इसी तरीके से थर्ड वाले का जो डायगोनल एलिमेंट है उसका यूज करके इससे जो 2 पहले वाले हैं उनको 0 बनाना है। ये आपको यूज करना है अपना कॉलम ऑपरेशन। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये आपने मेथड देखा था कि आपको A इज इक्वल्स टू IA करके आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एडजॉइंट मेथड से भी। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, A इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट निकालो और उसको डिवाइड में रखो, एडजॉइंट के साथ डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अपना जो है इनवर्स मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आप इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। अगर 0 नहीं आता है तो आप सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अब कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, कोफैक्टर के लिए आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालेंगे, माइनर की मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर I प्लस जे, मतलब I मतलब कौन सी रो में है, जे मतलब कौन से कॉलम में है, दोनों को ऐड करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे MIJ के साथ, मतलब उसी एलिमेंट का जो माइनर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये किस तरीके से ये आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, उससे उन कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेनी है। जो आप मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे फिर आप करेंगे उसका ट्रांसपोज, मतलब रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो आपको मिलेगा एडजॉइंट। फिर आप यूज करेंगे एडजॉइंट के बाद फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, दोनों को रख दो, एडजॉइंट को ऊपर रख दो, डिटर्मिनेंट को डिनोमिनेटर में रखो, इसे न्यूमिनेटर में रखो, और आपको क्या मिल जाएगा, अपना इनवर्स
मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आपको किस तरीके से जो है अपना इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 5 3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया कि सबसे पहले आप इसके डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आपस जो सामने सामने एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो डिटर्मिनेंट एक क्या आ गया, 1 आ गया। जीरो के इक्वल है नहीं, नॉन जीरो है, तो इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमें ये पता चल गया जो गिवन मैट्रिक्स है इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स सेकंड में हमने क्या देखा था, कोफैक्टर, लेकिन हमने ये देखा था कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ती है, तो माइनर निकालते हैं M11। इस तरीके से हम माइनर को डिनोट करते हैं। M11 के लिए क्या करना है, जो M11 वाला एलिमेंट है इसके अलोंग रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, क्या बचा 3 ही इसका माइनर है। अगर मैं A12 के लिए बात करूं तो A12 के लिए क्या आप बता सकते हैं, A12 वाले एलिमेंट के पास जाओ, ये वाला A12 एलिमेंट है, इसके अलावा रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, दोनों छोड़ दिए, क्या बचा 5 इसका क्या हो गया, 5 हो गया हमारा इसका माइनर A12 का। अब बात करेंगे A21 की, 21 के पास जाओ, 21 एलिमेंट ये वाला है, इसके अलावा कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, छोड़ दी 1 बचा, 1 इसका माइनर हो गया। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास A22 के लिए क्या करना है, A22 एलिमेंट के पास जाना है, इसके अलावा कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, क्या बचा 2, तो 2 ये हमने अपनी मैट्रिक्स से माइनर फाइंड आउट कर लिए। अब हमने कोफैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, -1 की पावर I प्लस जे एम आई जे। मैं C11 को फाइंड आउट करती हूँ, -1 की पावर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 और M11, तो -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू क्या है 3, तो -1 की पावर 2 इसकी पावर ऑड है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो 3, तो C11 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब बात करती हूँ मैं C12 की, C12 के लिए -1 की पावर I प्लस जे और M12, -1 की पावर I की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 और M12 की वैल्यू क्या मैंने फाइंड आउट करी 5, तो -1 की पावर 3 हो गया, ऑड हो गई। ऑड के लिए, ऑड के केस में क्या होता है, हमें माइनस देगा, तो -5, तो C12 की वैल्यू क्या हो गई -5। इसी तरीके से आप C21 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 3 होगा 3 हो जाएगा, और M21 तो ये माइनस देगा, और M21 की वैल्यू क्या आपके पास -1। इसी तरीके से जब आप M22 फाइंड आउट करेंगे, C22 फाइंड आउट करेंगे सॉरी, तो -1 की पावर 4 होगी, इवन होगी। जब किसी की -1 की पावर इवन होगी तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव में हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो C11 C12 C21 और C22 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आप इससे एक मैट्रिक्स बनाइए, आपने मैट्रिक्स बनाई, C11 की वैल्यू 3, 12 की वैल्यू -5 -1 देन 2, ठीक है, ये मेरी हो गई जो मैंने कोफैक्टर से बनाई मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। अगर मैंने कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर दिया तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो, तो पहली वाली रो को कॉलम बनाएंगे 5 3 -5 -1 और 2, तो ये क्या हो गई, मुझे एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल गई। अब मुझे लास्ट में क्या करना था, लास्ट वाले स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करना था। फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A क्या आया था 3 -1 -5 और 2, ठीक है, ये हमारा आया A इनवर्स, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 थी। तो ये हमने क्या किया, अपने ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडजॉइंट मेथड से आपको किस तरीके से इनवर्स को फाइंड आउट करना है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 82 2024-25 में आया हुआ है। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की एक हमें मैट्रिक्स गिवन थी और आपको क्या करना था, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हम एडजॉइंट मेथड से इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या देखा था कि
हम जो है सबसे पहले स्टेप 1 में डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो गिवन मैट्रिक्स लिखिए आपने। हमने क्या देखा था अपने 2x2 की मैट्रिक्स में कि जो सामने एलिमेंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, माइनस का साइन लगाएंगे, कोस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, ठीक है। तो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस का साइन बाहर है और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। आपने 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वहां पे क्या था, वहां पे थीटा था, मतलब एंगल हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा क्या बनेगा 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या देखना था कि हमें जो है इसका वो फाइंड आउट करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए माइनर का पता होना चाहिए M11। M11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, M11 एलिमेंट के पास जाओ, ये है, इसके अलॉन्ग रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, क्या बचा कोस एल्फा। कोस एल्फा इसका माइनर हो गया। अब हमने जो कोफैक्टर के लिए देखा था -1 की पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू कोस एल्फा, -1 की पावर इवन हो गई तो वो प्लस का साइन ही देगी, तो C11 की वैल्यू क्या हो गई कोस एल्फा। इसी तरीके से हम C12 की बात करें तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे M12। M12 के लिए हम क्या करेंगे, M12 एलिमेंट के पास जाएंगे, आप इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, और ये जो है माइनस साइन एल्फा जो हमें मिला ये क्या हो गया इसका माइनर हो गया। अब माइनर के लिए, अब हमें कोफैक्टर के लिए -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनस साइन एल्फा। अब इसकी पावर क्या है 3, ऑड है, ऑड क्या देगा नेगेटिव देगा, तो -1 इंटू माइनस साइन एल्फा, तो हमें साइन एल्फा मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अपना M21 फाइंड आउट करेंगे। M21 के लिए इस एलिमेंट के पास जाएंगे आप, इसके अलॉन्ग इसको छोड़ेंगे तो साइन एल्फा मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी -1 की पावर 2 प्लस 1, ऑड है तो माइनस का साइन देगा, तो माइनस साइन एल्फा। इसी तरीके से C22, तो A22 एलिमेंट के पास आप जाएंगे, कोस एल्फा बचेगा, कोस एल्फा की मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर 2 प्लस 2, 4 इवन है तो ये हमें पॉजिटिव साइन देगा, तो C22 की वैल्यू क्या हो गई कोस एल्फा। अब हमने सारे जो हमारे कोफैक्टर थे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनसे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। C11 की वैल्यू क्या आई थी कोस एल्फा, C12 की साइन एल्फा, C21 की माइनस साइन एल्फा, और C22 की जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी कोस एल्फा। अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो जो कोफैक्टर से हमने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। तो ये जो हमारी रो है हम इसको कॉलम बनाएंगे। रो के लिए हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कॉलम के लिए टॉप टू बॉटम। तो कोस एल्फा और जो है हमारा साइन एल्फा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, अच्छा यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ ये दिखाया कि हमने जो है क्या किया, इसमें इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज हमने एडजॉइंट निकाला कोस एल्फा, इसे ये यहाँ आ जाएगा साइन एल्फा, और ये जो R2 है, जो हमारी R2 है वो C2 बन जाएगी, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब हमें A इनवर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट हमें पता था 1 आया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा PYQ का क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की आप रैंक किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंक का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारी नॉन जीरो रोज बचेंगी उसको हम बोलते हैं रैंक। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है हमारी, कि मतलब हमने उसे इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट किया और इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी नॉन जीरो रोज हुई उसको हमने बता दिया कि ये हमारी जो है एक वो हो गई, इसकी रैंक हो गई, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 2 4 6 1 1 1। आपको ये क्या दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसकी रैंक बतानी है। रैंक बताने के लिए हम जो है इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म हमें क्या कहती है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है
इससे नीचे 0 बनाने हैं आपको। सिंपली बस हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म ये कहती है कि ये जो आपके जो डायगोनल है ना, इससे प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो भी आप बोले, इससे नीचे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 में आपको रो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म जब हम बनाते हैं तो सिर्फ हम रो ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो R2 में क्या करूँगी, R2 माइनस 2R1, और इसी तरीके से सबसे पहले एक एक करके करें, या फिर हम R3 को भी 0 बना लेते हैं। इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना रहे हैं हम। तो R3 माइनस R1, ठीक है। जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, हम इसे इसी तरीके से उतार लेंगे 1 2 3। R2 में क्या किया, आप रफ वर्क कर सकते हैं इस तरीके से कि आपकी कोई गलती ना हो। तो R2 की वैल्यू क्या है, 2 4 6। R1 में मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इन आपस में माइनस करना है, सब कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, R3 क्या है, 1 1 1 1 2 3, इसमें से माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। और अगर मैं R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0। मैंने क्या कहा था कि जो हमारा डायगोनल है उससे नीचे 0 बनानी है। क्या 0 बन गई, हाँ, तो ये मेरी इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। एक्स्ट्रा 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे जीरोस बनाने हैं वो हमें जीरोस मिलने चाहिए कि हमारा जो लीडिंग डायगोनल है उससे नीचे 0 होने चाहिए, और वो हमें 0 मिल गए। तो अगर मैं बात करूँ इसकी रैंक की, रैंक को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए। रैंक का मतलब मैंने क्या बताया, नॉन जीरो रोज। हमारे कितनी नॉन जीरो रोज है, एक ये और एक ये। इस रो में तो सब जीरोज हैं, तो ये क्या होगा इसका 2। तो 2 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, हमारी रैंक हो गई। जैसे कि आपको इसमें लिखा हुआ भी है, इन्होंने सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन इस ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, फिर R2 और R3 को इंटरचेंज किया, तो नंबर ऑफ रो क्या आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आ गई। तो हमारी रैंक कितनी आ गई, इसकी 2 आ गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म अभी हमने देख लिया रैंक को फाइंड आउट करने में कि क्या था, जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उससे नीचे जो है हमें जीरोस बनाने हैं। और आपने अभी पहले जब आपने मैट्रिक्स का टाइप पढ़ा था तो आपने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके की हो, जैसे कि आपने ये रैंक को फाइंड आउट किया था 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0, तो ये इस तरीके से बनना है। तो आपने क्या देखा था, एक मैट्रिक्स के टाइप में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बननी चाहिए, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें क्या बनानी होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपने उस मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रो वाइज जीरोस एलिमेंट में बी इंक्रीज एटलीस्ट बाय 1। अगर आप रो वाइज की बात करें तो क्या, अगर जब मैंने इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बना ली, क्या रो वाइज हमारे जो जीरोस है वो बढ़ नहीं रहे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, बढ़ रहे हैं ना, तो रो वाइज बढ़ने चाहिए, और कॉलम वाइज जो है वो घटने चाहिए। कॉलम वाइज जीरोस एलिमेंट में भी डिक्रीज बाय एटलीस्ट 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, मतलब कम होने चाहिए, ठीक है। हमें इतना ही मतलब होता है तो हम इन्हें देखेंगे 2 1, इससे हमें मतलब नहीं। अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म तो हमारी फॉर्म बन ही जाएगी, क्योंकि जब हमारा ये अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो या कोई नॉन जीरो हो तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा जीरोस इन रोज एंड कॉलम्स डज नॉट अफेक्ट द इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म में एक्स्ट्रा जीरोस आ जाती हैं रो में या कॉलम में, तो क्या करेंगे, वो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब हम अपना एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा AKTU 2024-25 में आया हुआ है। इसमें क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इनटू ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, ये जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है और फिर इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है। तो आपको ये मैट्रिक्स गिवन थी। अब हम देखते हैं हमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम।
2 3 -1 1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। सबसे पहले क्या करूंगी मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे सब ऊपर अगर मेरे पास 1 होगा तो इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ। तो मुझे क्या मिला, 1 -1 -2 -4 2 3 -1 1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। मुझे इसकी हेल्प से इन तीनों को 0 बनाना है। तो R2 में क्या करना पड़ेगा, R2 में से माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स R1, जब ये 0 बनेगा। R3 में क्या करना पड़ेगा, R3 में से माइनस करना पड़ेगा 3R1। इसी तरीके से R4 में क्या करना पड़ेगा, R4 में से माइनस करना पड़ेगा 6R1 को। ठीक है, ये 3 ऑपरेशन मैंने एक साथ परफॉर्म किए, जिससे ये जो 1 है इससे नीचे के सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो R2 क्या है, R2 को मैं पहले लिख लेती हूँ। मेरे पास है 2 3 -1 1। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, 2 -1 -2 -4 सॉरी और -8। ठीक है, तो मुझे माइनस करना है, माइनस प्लस प्लस प्लस। तो जो R1 में है मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो 1 -1 -2 -4। तो ये क्या करेगा, ये हमें 0 दे देगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है, -2 है। यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। तो यहाँ 5, यहाँ क्या मिलेगा, -1 है और +4 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3। और यहाँ पे 1 + 8 9। इसी तरीके से R3 में क्या करना है, R3 जो है मुझे गिवन है 3 1 3 -2। R3 में से 3 टाइम्स इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 -3 -6 -12। माइनस करना है, माइनस प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे। 3 - 3 0, ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, ये 6 + 3 9, और 12 में से 2 गए 10। इसी तरीके से R4 में से जब आप करेंगे तो R4 में क्या है हमारा, 6 3 0 -7। इसमें मल्टीप्लाई करनी है 6 की, तो 6 -6 -12 और -6 4 24। माइनस साइन चेंज कर, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 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 0 9 12 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 17। ठीक है, तो ये मैंने इसकी हेल्प से इन्हें 0 बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका यूज करूंगी, इससे इन दोनों को 0 बनाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं करूंगी R3 में चेंज और R4 में चेंज। R3 में क्या चेंज करूंगी, मैं R3 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगी, 5R3 -4R1 4R2। ठीक है, मैंने इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और इसमें क्या करूंगी मैं, 5R4 -9R2। ठीक है, मैंने जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो मुझे क्या मिलेगा, 1 -1 -2 -4। ठीक है, 0 5 3 9। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 4 20 5 9 45 और ये 50। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 4 की, तो 0 20 4 3 12 9 4 36, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे करेंगे 33 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 40। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, R4 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 0 5 9 5 जा 45 12 5 जा 60 और 17 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 5 क्या लगेगा 3 5
6 7 8 85। और इसमें क्या करना है, हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी है R2 में। तो 0 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 9 9 जा 80। ठीक है, अब आपने माइनस करना है, तो 0 0 यहाँ आएगा आपका 33 और यहाँ आएगा 4। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसका यूज करके इसे 0 बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल से नीचे के 0 होने चाहिए। ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, बस ये रह गया। तो मैं इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ कि ये 0 बन जाए। मैं R4 में वो चेंज करूंगी, R4 माइनस R3 कर दूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 -1 -2 -4 0 5 3 और ये आपका 9 0 0 33 40। और आप अगर आप इसमें से डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये 0 0 33 में से 33 का 0 और यहाँ पे जो है आपका आएगा R4 में से R3 को माइनस करना है, तो 4 में से -14 गए, 4 में से -14 गए तो -10। तो आपको ये मिल गया। ठीक है, आपने इस मैट्रिक्स को जो है इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कर लिया। इसे क्या बनाना था आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना था एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके। आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, आपने इसको अपर ट्रायंगुलर बना लिया। अब आपने क्या बताना था, इसकी रैंक क्या है, नॉन जीरो रोज। इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 4 नॉन जीरो रोज है। तो इसकी जो रैंक हो गई वो हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। तो ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसको, और आपकी रैंक जो है वो 4 आ गई। तो आपको ये अपने जो नोट्स हैं इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि आपको इससे किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन हमारा क्या होता है, इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग रो ऑपरेशन। ये हमारे क्या है, गॉसियन एलिमिनेशन एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रो ऑपरेशंस का यूज करके, जैसे कि हमने पहले भी किया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मेक एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को आपको पता है 0 बनाना है, आपको उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगा मतलब आपको उसको मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप रो वाइज, आपको रो ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। स्टॉप व्हेन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, जब आपके पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाए तो आप क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में भी किया था, क्या किया था आपने, इसमें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई थी। इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई आपने किसका यूज करके, रो ऑपरेशंस यूज करे। तो यही हमारा गॉसियन एलिमिनेशन कहता है। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। रो कितनी रो, 2 रो। कॉलम की बात करें 1 2 3 कॉलम हो गए। अब हमें देखना है इसमें डायगोनल एलिमेंट यही है। ठीक है, क्योंकि A11 A12 A13 A21 A22 A23 जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। तो आई और जे की वैल्यू कहाँ कहाँ इक्वल है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को सिर्फ 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, R2 में से माइनस कर दूंगी 2R1 को। तो R2 माइनस 2R1, R2 क्या है 2 3 5, R1 में मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो 2 2 2 माइनस माइनस माइनस। तो R1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो R1 में 1 1 1 इसी तरीके से रहेगा। और इसमें जो है 2 माइनस 2 0 0 आ गया, 3 माइनस 2 1 1 आ गया, 5 माइनस 2 3। तो ये हमने क्या किया, रो ऑपरेशन को परफॉर्म किया और इसको क्या किया, इक्विवेलेंट फॉर्म बना दिया, है ना। ये इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। इक्विवेलेंट फॉर्म यही तो कहती है कि जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उससे उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 होने चाहिए। ये हमारे 0 हैं, तो हमने रो ऑपरेशन को परफॉर्म करके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये ही हमारा गॉसियन एलिमिनेशन कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गॉस
जॉर्डन एलिमिनेशन। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन वेयर वी कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। ये हमारा गॉसियन एलिमिनेशन का एक एक्सटेंसिव वर्जन है जिसमें हम मैट्रिक्स को लेते हैं और क्या करते हैं, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं। इसमें हम मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि आप नॉर्मल जो फॉर्म होती है ना मैट्रिक्स की वो बनाते हैं, मतलब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमारा फर्स्ट कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। सबसे पहले आपको रो ऑपरेशंस लगाने और उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है, देन मेक एलिमेंट्स अबव लीडिंग 1 0। हमने देखना है कि जो हमारा एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट तो 0 होना चाहिए, उसके नीचे सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे जीरोस होने चाहिए, और लीडिंग एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4। सबसे पहले आप ये देखेंगे आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो ये डायगोनल ये है, इसमें 1 और 4 एलिमेंट है। आप इसका यूज करके रो ऑपरेशन का यूज करके इसको 0 बनाइए। तो R3 में से माइनस करूंगी R3 माइनस 3R1, R3 सॉरी R2, ये R2 है ना, सॉरी। तो R1 और R2, तो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 जब आप करेंगे तो R2 क्या है 3 4 और R1 क्या है 1 और 2। 1 और 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 माइनस करना है। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 2, इसमें से 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, अब आपको इसको 1 बनाना है, मतलब मैंने बताया था ना आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है ये जो आपका था इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये जो हमारी R2 है इसको -2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 0 1। ठीक है, ये रहा, ये आपको यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसका यूज करके इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे आप R2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसे माइनस कर देंगे R1 में से। अगर आप या आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो R1 क्या है 0 1, माइनस करना है उसमें से 2 टाइम्स R2 को। तो 2 सॉरी R1 में से माइनस करना है 2 टाइम्स R2 को। R1 क्या है हमारा 1 और 2, इसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स R1 को, 2 टाइम्स R2 को। तो 0 और हमें क्या मिल गया 2। तो ये हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस। तो हमने R1 में चेंज किया था, तो R1 में जब 1 में से 0 गया तो 1 और 2 माइनस 2 0, और नीचे हमें R2 में पता ही था 0 1। तो हमने क्या कर लिया, इसको अपना कन्वर्ट कर लिया किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो 1 0 0 1, यही हमारा ये मेथड कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अभी हमने पहले भी देखा क्या होता है। डिटर्मिनेंट हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं और एक डिटर्मिनेंट हमारा सिंगल नंबर आता है जो कि उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। जैसे कि अब अगर हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, हमने देखा आमने सामने के जो एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी, माइनस का साइन लगाना, फिर जो आमने सामने के एलिमेंट है उनकी दोबारा से मल्टीप्लाई कर देनी। 3 क्रॉस 3 के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, दो सेम साइन आपस में मतलब एक साथ नहीं आएंगे। तो प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो प्लस का साइन ए लगाएंगे क्योंकि ए के साथ प्लस का साइन है तो ए, और इसके अलावा रो कॉलम को छोड़ देना है ई एफ एच आई। बी के साथ कैसे साइन है माइनस का, तो माइनस बी, और इसके अलावा कॉलम छोड़ा रो छोड़ी, डी एफ जी आई। ठीक है, फिर प्लस का साइन सी, और इसके अलावा कॉलम रो दोनों छोड़ दी, डी ई जी एच। ये हमने निकाल लिया। आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को देखा ही था अभी कि ए की मल्टीप्लाई करी ई आई माइनस एच जी माइनस बी डी आई माइनस एफ एच, और प्लस सी एच डी माइनस ई जी। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट होता है। अब माइनर की बात करें तो माइनर भी हमने देख लिया था कि माइनर क्या होता है। माइनर एक एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं,
द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर हमें कोई 3x3 की मैट्रिक्स ही बने और आपको कहा जाए M11 फाइंड आउट करिए, तो मैंने क्या कहा था, M11 को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले A11 एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। आप A11 एलिमेंट के पास गए, ये हमारा A11 एलिमेंट है, इसके अलॉन्ग रो छोड़ी, इसके अलॉन्ग कॉलम छोड़ा, डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट क्या बना हमारा, ये 5 6 8 9। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो 5 × 9 5 9 जा 45 माइनस 8 6 8 जा 48। आपने माइनस किया तो माइनस के 3, ये गलत लिखा हुआ है, तो माइनस के 3 आ गया। माइनस के 3 क्या हो गया, इसका M11 का डिटर्मिनेंट वो माइनर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं M22 का डिटर्मिनेंट बताइए, तो आपको A22 के पास जाना पड़ेगा। A22 ये रहा, इसके अलॉन्ग इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। अब इससे जो डिटर्मिनेंट बनता है 1 3 7 9, इसको बना लिया। M22 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो 1 × 9 माइनस 7 × 3 माइनस प्लस 9 माइनस 21। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको M22 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं M33 के हूँ, तो आपको इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 1 2 4 5, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, आपको M33 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, माइनर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर भी हमने देख लिया था कि कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। Mij हमारा माइनर है, माइनर की मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर i प्लस जे। जैसे कि अभी हमने M11 फाइंड आउट किया, -3 आया था, तो माइनस इसमें हमें M11 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, -1 की पावर i प्लस जे। i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, -1 की पावर 2, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो वो पॉजिटिव देने वाला है, तो इसका हमें क्या मिलेगा, -3 ही कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज अपने डिटर्मिनेंट की, कि हमारी डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहला है हमारा इंटरचेंजिंग रो। इसमें हमारा क्या होता है, अगर आप दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट के साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब उसमें अगर माइनस आता है तो प्लस हो जाता है, प्लस आता है तो माइनस हो जाता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए आपका आया है और आपने रो या कॉलम को इंटरचेंज किया है तो वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, आपको इसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 1 माइनस 3 × 2, 4 माइनस 3 2 से 6, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, -2। और अगर मैं ऐसा करती हूँ R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देती हूँ, R1 इंटरचेंज टू R2, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 4 1 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 3 × 2 माइनस 4 × 1, 6 माइनस 4, तो 2 आ गया। तो जो मेरा पहले डिटर्मिनेंट -2 आ रहा था, अगर मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो वही क्या डिटर्मिनेंट हो गया, +2 हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। तो यही हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है। सेकेंड क्या है हमारा, 2 आइडेंटिकल रोज। अगर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे कि अगर कोई आपको डिटर्मिनेंट गिवन होता है 1 2 3 4 5 9 4 5 9, तो आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर आपको दो रोज आपस में आइडेंटिकल दिख रही हैं, आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शनल रोज। प्रोपोर्शनल रोज क्या है, अगर एक रो दूसरे रो की मल्टीपल हो जाती है तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे कि अगर हमारा मैट्रिक्स गिवन है, 1 डिटर्मिनेंट गिवन होता है 1 2 3 2 4 6 9 5 4। ठीक है, अगर R2 में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 9 5 4। तो ये जो R2 है
ये मल्टीपल है 2 का, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो R1 और R2 आइडेंटिकल हो जाएंगी। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसमें भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलने वाली है। नेक्स्ट है आपके जीरो रो। इफ एनी रो और कॉलम इज 0 तो डिटर्मिनेंट है 0 होगा। अगर आपको कोई जैसे कि मैट्रिक्स गिवन, डिटर्मिनेंट गिवन है 1 3 -1 1 -5 2 0 0 0, तो आपकी R3 क्या है, 0 रो है, तो आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या है, इफ अ रो इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, अगर आप किसी रो में के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी के से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारा प्रॉपर्टी 5 कहती है। नेक्स्ट है हमारी रो ऑपरेशन। इसमें हमारा क्या है, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो डज नॉट चेंज डिटर्मिनेंट। अगर आप किसी रो मतलब किसी रो में दूसरी रो को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके मतलब मल्टीपल से, तो वो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 प्रॉपर्टीज हमारी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, आप उसका ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकाल लें या उसको ट्रांसपोज करें फिर डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 8 है हमारी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है हमारी, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, आपने क्या किया, उन दोनों दो डिटर्मिनेंट गिवन है, आपने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया फिर मल्टीप्लाई कर दी, दोनों से आपका आंसर इक्वल मिलेगा। फिर लास्ट है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप कभी भी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आपको वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख भी सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी क्या है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें क्या पता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम साइन लेते हैं तो 1, इसके अलावा रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो, 1 0 0 1, ये हमारे 0 है, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो आप किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आपको वो क्या मिलेगा, वो आपको 1 मिलने वाला है। तो और इसी के साथ साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स के साथ साथ सारे PYQs को भी कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर ये नोट चाहिए तो जल्दी से जाइए और हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।